सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे यहाँ तो गुड मॉर्निंग है, आप पता नहीं किस टाइम देख रहे होगे वीडियो। सो अभी यार कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी हाउस टूर की, तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए एंडेवर को लेके। सो थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ में आ गया होगा आज का वीडियो होने वाला है लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू बताऊँगा मैं अपनी पुरानी एंडेवर का। एंड आज का वीडियो यार एक थोड़ा चश्मों के साथ रहने वाला है, बिकॉज लॉकडाउन में रात भर जाग के आँखों में गड्ढे बढ़ चुके हैं। सो बाद में जब मैं खुद ही अपनी वीडियो देखता हूँ तो मेरे को बड़ा ही बेकार लगता है अपनी शक्ल को देखना। तो थोड़ा काम कर चला लेना यार, एडजस्ट कर लेना। तो ये वीडियो चश्मे के साथ ही होने वाला है। एक बार कार को रिवर्स करके बाहर निकाल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस वीडियो एंड तक देखना, सारा कुछ बताऊंगा। कितने साल हो चुके हैं इस गाड़ी को मेरे पास, एंड थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, क्या क्या इसमें मॉडिफाई किया है, कैसा इसका ओनरशिप रिव्यू रहा है। तो एक बार इसकी कुछ साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। सो गाइस ये जो एंडेवर है ये है 2010 मॉडल, एंड ये टॉप ऑफ द लाइन टॉप मॉडल आता था उस टाइम, ऑटोमेटिक 3 लीटर डीजल के साथ। उसकी पहचान करने का तरीका ये होता था, यूजुअली यहाँ पर एक स्टिकर होता था ऑटोमेटिक का, वो मैंने हटा दिया बिकॉज वो पूरी गाड़ी की लुक ख़राब कर रहा था, क्योंकि इतने साल होने के बाद वो काफ़ी मैला हो चुका था। एंड ओवरऑल प्रोफाइल भी मेरे को अच्छी लग रही थी गाड़ी की उस स्टिकर की वजह से, सो मैंने हटा दिया। ये 4x4 वेरिएंट है, 3 लीटर इंजन वाला, जो टॉप मॉडल आता था उस टाइम। एंड इसकी जो प्राइस पड़ती थी वो थी 19.5 लाख से शुरू हो जाता था, एंड ये वाला मॉडल ऑन रोड पड़ता था अराउंड 21.5 लाख के आसपास उस टाइम। 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। एंड ये वाली जो एंडेवर है इसको कुछ देशों में फोर्ड एवरेस्ट ही बोला जाता है। एंड एक और बात बताना चाहूँगा, गाड़ी तो ये अमेरिकन है, बट इसकी जो असेंबली होती थी वो होती थी थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में इसकी असेंबली होती थी इस वाले मॉडल की। एंड ये मज़दा बीटी के प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी ये वाली। फोर्ड रेंजर और मज़दा उस प्लेटफॉर्म पे बनती थी ये वाली जो एंडेवर है। एंड जो बेस्ट पार्ट मुझे इस गाड़ी का लगता है वो है इसकी लेंथ और जो इसकी साइड प्रोफाइल है। ये गाड़ी यार 5 मीटर के करीब लेंथ की में लंबाई में है। एक बार इसकी लेंथ देखो, स्टार्टिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टेपनी का टायर इंक्लूड करके तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस सेगमेंट में उस टाइम पर इतनी लंबी गाड़ी कोई नहीं थी, सिवाय आई गेस आज भी मर्सिडीज़ GL 350 और GLS को छोड़ के मुझे लगता है इतनी लंबी लेंथ में कोई SUV मार्केट में मिलती है। इससे थोड़ी छोटी ही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ में लंबी है, यही इसकी मुझे बेस्ट पार्ट लगती है। एंड इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 210 mm, और जो टायर साइज़ के अंदर आता था वो था 16 इंच का टायर। इसकी अगर आप देखोगे साइड प्रोफाइल टायर की काफ़ी मोटी रहती है,
एलॉयज़ छोटे हैं। यूजुअली आजकल देखने को मिलता है कि एलॉय साइज़ 18 इंच का आने लग गया है, बट इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। टायर इसके अंदर देखोगे तो हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने सोचा है फ्यूचर में इसको मैं अपग्रेड करके इसमें 22 इंच डालने का सोच रहा हूँ, बिकॉज़ इस गाड़ी के 10 साल अब पूरे हो चुके हैं, तो ये दिल्ली एनसीआर में अलाउड नहीं है चलानी। सो मैं इसको मॉडिफाई करने का थोड़ा सोच रहा हूँ। सो 22 इंच बताना कितने लोग चाहते हैं मैं इसमें डलवाऊँ कमेंट करके। अभी फ़िलहाल इसके अंदर 16 इंच का टायर है और स्टॉक व्हील्स हैं, एलॉयज़ जो कंपनी के साथ आते थे वही व्हील्स हैं ये। अब बात करते हैं कि कितनी पावर ये गाड़ी जनरेट करती थी। ये जो हॉर्स पावर फिगर था वो था इसका 154 bhp एंड करीब करीब 380 न्यूटन मीटर टॉर्क ये जनरेट करती थी। 3 लीटर वाला मॉडल बता रहा हूँ मैं आपको, जो ये वाला पर्टिकुलर मॉडल है। एंड उस टाइम के हिसाब से यार 154 bhp बहुत होता है इतनी लंबी गाड़ी के हिसाब से भी, बिकॉज इसका जो वेट है वो है 2000 किलो, उसका करीब करीब इसका वेट है। एंड काफ़ी ज़्यादा हैवी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, बट स्टिल जब तुम उसको पंजा दबा के पेडल दबाते हो, तुम पीछे सीट पे चिपकते हो एकदम, तुम्हें फील होता है पावर। तो काफ़ी सफिशेंट पावर थी इस गाड़ी के हिसाब से 154 bhp। एंड ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो उस अंदर चल के बाकी समझाऊंगा मैं। और पहले एक बार इसका थोड़ा बाहर से समझा देता हूँ और क्या क्या चीज़ मैंने इसमें चेंजेस करवाए हैं। विजुअल अपीयरेंस में मैंने इसका कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी है, क्योंकि मेरे को ये ऐसी ही पसंद है। एक मैंने इसमें ये एंटीना ऐड किया हुआ है लुक के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को ये। एंड जो मैंने इसमें चेंजेस करवाए हुए हैं वो हैं मेनली हेडलाइट्स में। तो जो मेन मैंने चेंजेस इसके अंदर करवाया है वो है इसकी हेडलाइट्स के अंदर, क्योंकि जो उसमें स्टॉक लाइट्स आती थी वो बहुत ही बेकार थी, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता रात को। तो मैंने इसके अंदर लगाए हुए हैं बाइजेनॉन प्रोजेक्टर लैम्प विद HID किट, और जो किट का भी जो उसको पावर करने का, एंड इस किट को भी जो पावर करता है एक बैलास्ट होता है जो HID को पावर करता है। उसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 35 वाट एंड 55 वाट। जो यूजुअली हम देखते हैं ऑडी एंड BMW, उनके अंदर 55 वाट वाला होता है पावर। तो मैंने वही सेटअप इसमें लगवाया हुआ है। एंड इसके जो फॉग लैम्प्स हैं इसके अंदर भी HID लगी हुई है। एंड प्लस अभी रिसेंटली मैंने एक एडिशन किया है इसमें 3 LED लाइट्स का नीचे। कुल मिला के ये तीनों लाइट के सेटअप के बाद HID, फॉग लैम्प्स, हेडलाइट और LED के बाद रात को जो व्यू होता है इसका वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो जो ओवरऑल लाइट परफॉर्मेंस है वो चेंज करवाने के बाद काफ़ी बेटर है, बिकॉज स्टॉक लाइट का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल ही पसंद नहीं था मेरे को। एंड जो इसके अलावा और मॉडिफिकेशन मैंने करी है, एक मैंने बोनट पर ये ऐड ऑन किया है दोनों तरफ, इससे तो थोड़ा लुक इसका और एनहांस हो जाता है। ये मैंने बाहर से अलग से लगाया। उसके अलावा और कोई छेड़छाड़ नहीं करी है मैंने, क्योंकि मेरे को ऐसी ही पसंद है, सिंपल, क्लीन एंड क्लियर। एक मैंने जो इसका बूट है उसमें एक ये बेस ट्यूब रखी है, क्योंकि मैं म्यूज़िक लवर हूँ एंड मुझे गाड़ी में म्यूज़िक बहुत अच्छा चाहिए होता है। सो नॉर्मल इंडियन कोई देसी कंपनी की है ये, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ बीट से मतलब है, थोड़ा बेस चाहिए होता था गाड़ी में, उसके लिए लगवाई थी। तो एक ये बेस ट्यूब रखी हुई है छोटी। उसके अलावा अगर दिखाऊं तो जैसे कि देख सकते हो अंदर ये ऑटोमेटिक वेरिएंट मैं बता रहा था। सो ये जो इसका जब टॉप मॉडल आता था उसके अंदर ऑलरेडी डिजिटल स्क्रीन इसमें आती थी, टच स्क्रीन। कैनवुड का सिस्टम आता था उसके अंदर, वो टच स्क्रीन ही होता था, 6 CD चेंजर। बट मेरा वो ख़राब हो गया था कुछ टाइम पहले, तो मैंने इसको अपग्रेड करवा दिया था एंड्रॉयड के अंदर। तो अब जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये एंड्रॉयड स्क्रीन है, इसमें यूट्यूब वगैरह सब चल जाता है। एंड उस टाइम भी इसमें ये स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलता था, ये LCD TV डिस्प्ले था, बट ये कभी यूज़ में नहीं आया, तो हम इसको यूजुअली बंद ही रखते हैं। एंड थोड़ा लोकेशन मैंने चेंज कर दी है गराज से, बिकॉज वहाँ पे जो मेरे डॉगीज़ हैं वो शोर में जा रहे थे एंड वीडियो में डिस्टर्बेंस होती। बाय द वे जिसने अभी तक फार्म हाउस का टूर वीडियो नहीं देखा, ऊपर लिंक आ रहा होगा आई बटन में, वो जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पहली बार इसके बारे में बात करी थी। लोगों ने कहा था कि एक तो डॉग्स पर बनाओ और एक गाड़ी पे बनाओ, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इसी चीज़ पे आई थी। सो आज का वीडियो हम बना रहे हैं ओल्ड एंडेवर पर।
तो यार एक तो ना ये जो गाड़ी है इसकी अपने आप में एक लेगेसी है। ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को आइडिया 2003 में स्टार्ट हुई थी यानी इंडिया में, एंड ये वाला मॉडल चला था 2014 तक। उसके बाद नई एंडेवर पे शिफ्ट हो गया था, एंड अपने आप में ही एक इसकी अलग ही लेगेसी है इस गाड़ी की, बिकॉज उस टाइम पर ये गाड़ी बहुत ही कम लोगों के पास होती थी। इनफैक्ट आज भी अगर देखोगे तो बहुत कम लोगों के पास ही है ये वाला मॉडल। एंड इसकी जो लुक है, जो इसकी अपीयरेंस है, वो सबसे अलग ही हो जाती है एसयूवी सेगमेंट में इंडिया में। उस टाइम पर ये यूजुअली सारे जितने भी वीवीआईपी मंत्री या मतलब कि छोटे आदमी के पास आपको नहीं दिखती थी। एंड इसका जो प्रेजेंस है ना रोड का, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। मैं इसे प्यार से सफ़ेद हाथी भी बुलाता हूँ, बिकॉज़ ये हाथी से कम नहीं है। जिस हिसाब का इसका वेट है, बॉडी रोल है, इसका जो साइज़ है। बॉडी रोल से बात करें तो हैंडलिंग पे आ जाते हैं। इसकी जो हैंडलिंग है यार, वो ऑब्वियसली जितना इसका वेट और लेंथ है, काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल है। कॉर्नर्स पर या कोई अगर मोड़ आता है रोड पर, तो मोड़ते टाइम पूरा फील होता है तुम्हें वजन गाड़ी का। एकदम से ऐसे कटिंग वटिंग नहीं कर सकते तुम, बिकॉज़ पूरी गाड़ी की जो लेंथ है वो 5 मीटर लेंथ है, काफ़ी ज़्यादा लंबी है ये। तो अब चलते हैं, कुछ बातें करते हैं अंदर चल के, एंड गाड़ी के अंदर चलते हैं, वहाँ थोड़ा समझाता हूँ क्या क्या इसमें और फीचर्स आते थे, क्या क्या मैंने करवाया है, एंड थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं अंदर चल के। सो बाय द वे, ये है इसकी की। एक रिमोट आता था छोटा सा। सो ये है डैश एरिया, डैशबोर्ड एरिया है इसका, एंड कुछ इस तरह का इंटीरियर आता था। एंड 10 साल हो गए इस गाड़ी को यार आज भी, लेकिन मैं इस इंटीरियर से कभी बोर नहीं होता, सच बताता हूँ। ये जो ब्लैक सिल्वर कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत पसंद है। एंड इसकी अगर क्वालिटी देखोगे ना, सब कुछ एकदम मतलब मजबूत है यार। ऐसा नहीं लगता कि तुमने क्या सस्ती सी चीज़ में बैठ गए हो। इतने साल के बाद तो गाड़ियाँ खड़क जाती हैं, इसमें आज तक कभी वो खड़कने वाली आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं आई। एक मैं अपनी हर गाड़ी में इंडिया का फ्लैग ज़रूर ऐड करता हूँ, तो एक मैंने यहाँ पे चिपकाया हुआ है फ्लैग। एंड एक इसमें की ट्रे आती थी यार, बड़ी अच्छी लगती थी मेरे को। इसमें कुछ सामान रख सकते हो अपना थोड़ा मोड़ा, या कभी कुछ जो चीज़ हिले ना, उसके पर्पज़ के लिए यहाँ रख लिया, तो काफ़ी अच्छा लगता था मेरे को ये भी। एंड ये ग्लव बॉक्स एरिया हो गया इसका। दो ऑप्शन यहाँ पर भी मिलते थे ग्लव बॉक्स के, काफ़ी स्पेस आता था अंदर। सो बात करते हैं ऑटोमेटिक की, इसकी गियर बॉक्स की, कि कैसा इसका रिस्पॉन्स था, क्या इसका फीडबैक है। तो यार इसका जो ऑटोमेटिक है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सच बताऊँ तो। मैं जिस तरह के ऑटोमेटिक आजकल आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फोक्सवैगन है एंड होंडा है, या कोई भी मैं अच्छी कंपनी की बात करूं, इसका जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी लैगी है। लैगी का मतलब जैसे भी गियर बदला जाएगा तो आपको फील होगा एक झटका, कि गाड़ी तीसरे से चौथे गियर में गई है, आपको एक झटका महसूस होता है, वो स्मूथनेस नहीं है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। एंड बट ये गाड़ी यार, मैं सच बताऊं, ये गाड़ी हर आदमी के लिए नहीं है। ये थोड़ी मेंटली और इमोशनली अटैचमेंट वाली चीज़ है ये। इसको अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो शायद आपको समझ ना आए, बट इससे अगर आपका एक बार कनेक्शन हो गया ना, ये आपका मतलब आपका प्यार मोहब्बत वाला मामला है यार। ये एक बच्चे की तरह है, या एक वो वैसी माशूका की तरह है जो बात बात पर रूस सकती है अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया। तो ये वो वाली बात है। बाकी एक बार फिर वापस इसी पे आ जाते हैं। सो ये जैसे मैं बता रहा था कि ये है 4x4 वेरिएंट। सो ये इसका शिफ्ट ऑन फ्लाई व्हील बटन है। सो इसमें कोई गियर नहीं आता था अलग से। ऑन द रोड आपको बस ये चेंज करना है, 4 व्हील हाई, 4 व्हील लो एंड 2 व्हील ड्राइव। यहीं से आपका 4x4 ऑपरेट होता है। एंड उसी से आ जाते हैं इसके ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, कि क्या ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट थी या है अभी भी, अगर आप सेकेंड हैंड लेने का सोच रहे हो। बिकॉज आजकल सेकेंड हैंड मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा बिक रही है ये वाला मॉडल, एंड काफ़ी एक अट्रैक्टिव प्राइस उस पर बिक रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ऑफ रोडिंग के लिए अगर आप ये गाड़ी लेते हो अभी भी सेकेंड हैंड, या मेरे पास तो है इतने टाइम से, मैंने भी इस पर करी है ऑफ रोडिंग, तो यार मेरा जो एक्सपीरियंस इसका रहा है, इसका जो वेट है ऑफ रोडिंग में हमेशा वो गाड़ी कामयाब रहती है जिसका एक तो वेट कम हो, और डिपार्चर और जो इंक्लाइन एंगल है उसका वो कम हो। इसकी लेंथ की वजह से जो उसका पीछे वाला एरिया है स्पेशली,
जैसे भी आप इंक्लाइन पे चढ़ोगे गाड़ी तो वो नीचे से टच होगा ही होगा। तो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए तो ये मतलब बिल्कुल रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि आप इसमें कर सकते हो, अनलेस आप चेंज करो उसके अंदर काफ़ी कुछ, जैसे इसका बम्पर चेंज होगा, पीछे की स्टेपनी हटेगी, या पीछे का बम्पर भी आप थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड इसका जो वेट है वही इसके एक और ड्रॉबैक बना देता है, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर कीचड़ जैसा सिचुएशन है एंड उसमें से अगर आपको निकालनी है ये, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी वहाँ फंस जाए, बिकॉज इसका वेट इतना ज़्यादा है कि वो कॉम्पेंसेट नहीं कर पाता ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ। तो गाड़ी का जितना वेट हल्का होगा उतना बेटर रहेगी वो उसकी परफॉर्मेंस ऑफ रोडिंग सिचुएशन में। तो ऑफ रोडिंग में कुछ खास कामयाब नहीं है मेरी तरफ से, बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और फीडबैक है इसका ऑफ रोडिंग का। अब वापस आ जाते हैं बाकी इसके फीडबैक के ऊपर कि सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है इस गाड़ी की। सो एज यू नो 10 साल हो चुके हैं इस कार को, एंड अगर ये फॉर्च्यूनर होती तो आज ये आराम से पता नहीं कितने की भी बिक जाती, बट इसकी एज़ कम्पेयर टू टोयोटा या किसी और कंपनी के सेल्स कम है। रीसेल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि जो फोर्ड है वो उसकी सर्विस और मेंटेनेंस दोनों ही महंगी है। तो उस पर भी आ जाते हैं कि सर्विस और मेंटेनेंस का क्या रिपोर्ट है इसका। तो भाई इसकी सर्विस बहुत महंगी पड़ती है, ये सस्ती बिल्कुल नहीं इसकी सर्विस। और फोर्ड में एक और मैं बात बताता हूँ, जिन्होंने रखी है उन्हें पता होगा कि इंडिया में फोर्ड में रिपेयर तो है ही नहीं, रिप्लेस है भाई। इसका अगर कुछ ख़राब हो गया ना तो वो रिप्लेस ही होगा, रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना तो रिप्लेस, आप सोचते हो कि रिपेयर हो जाएंगी, सॉरी, तो रिपेयर तुम भूल जाओ, वो रिप्लेस ही होगी। एंड वो पार्ट अगर अवेलेबल होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर वो उनके प्लांट से आएगा, टाइम लगेगा, तो वो लंबा काम है। तो वो सब चीज़ें देख के रखना, क्योंकि जब तक ये चल रही है भाई ये हाथी का कोई भरोसा नहीं। हाथी ख़राब हो जाए तो फिर उसका खर्चा भी हाथियों वाला ही होगा। तो क्योंकि मेरे पास जो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें काफ़ी, मैं स्टोरीज़ वगैरह मैं इसी में घूमता हूँ यूजुअली, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से मेरे घर से जो जिम है वो है 6 किलोमीटर करीब। तो मैं इसको अपने घर से जिम यूज़ करता हूँ आजकल, बिकॉज दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुरानी गाड़ी ले जाना वैसे भी अलाउड नहीं है। तो मैं इसी में मेरा मोस्टली ट्रैवलिंग होती है, क्योंकि दिन में मैं अगर एक बार ये ना चलाऊँ मेरा टाइम पास भी नहीं होता और मेरा दिल भी नहीं लगता, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है इसमें घूमना। तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस है वो काफ़ी हाई है। जो भाई मेरे से इंस्टा पे भी पूछते हैं कि यार हमें सेकंड हैंड हमें मिल रही है तो हम ये लें ना लें, क्या रिपोर्ट है, तो गाड़ी लेने से पहले भाई एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अगर उसका कुछ टूटा हुआ या ख़राब होने वाला होगा ना अगर, तो काफ़ी लंबा फटका पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल इसका जो स्टेपनी का कवर ये वो भी 25,000 रुपये का है, एंड फ्यूल की जो वो ढक्कन है खुलने वाला एक बटन वो 12,000 रुपये का है। मतलब ऐसे ऐसे कर करके हर चीज़ ही बहुत महंगी है। तो वो सब ध्यान में रख के ही लेना अगर सेकंड हैंड लेने का सोच रहे हो ये गाड़ी, क्योंकि मार्केट में मैं देखता हूँ आजकल तो यूट्यूब OLX बना पड़ा है, कोई भी यूट्यूब खोल के उस पर वीडियो डाल देता है, गाड़ी खरीद लो, बाइक खरीद लो सेकंड हैंड, ये वो फलाना ढिमकाना। उसमें ये 4-5 लाख में भी आपको दे देंगे ये सेकंड हैंड में, बट उसकी 4-5 लाख वैल्यू तो लगा दी उन्होंने, बट उसका अगर कुछ ख़राब हो गया तो जितने की तुमने ली है ना उससे ज़्यादा का तो तुम्हारा रिप्लेस का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि रिपेयर तो इसका कुछ होने नहीं वाला। बाकी ये होगी काम की बातें। अब ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं एंड थोड़ा और चीज़ें भी समझाता हूँ। तो कुछ इस तरह दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, ये गाड़ी चला चुके हैं हम 1.5 लाख किलोमीटर, जैसा आप देख रहे हो 1.5 लाख किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है हमारे पास, एंड 10 साल इसके पूरे हो गए हैं 2020 के अंदर। बट या सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सो इसका साइड में ऑप्शन आता था इसका, यहाँ से आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो हेडलाइट्स की। एंड ये वाला जो मीटर है इससे इसकी लाइट एडजस्ट हो जाती है, ये मीटर वाली रेड जो लाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट दिखती है, अभी थोड़ा अंधेरा कम है। एंड यहाँ से आपके ऑपरेट हो जाते हैं ये साइड मिरर से कंट्रोल।
एक जो मैंने इसमें एडिशन किया हुआ है कि यहाँ पर ये मैंने थर्मामीटर डाला हुआ है। एक ये यहाँ पे मैंने जो एडिशन किया हुआ है, एक ये एनालॉग थर्मामीटर है, मेरे को काफ़ी पसंद आया ये। एंड इसके ओवरऑल इंटीरियर के साथ भी ब्लेंड कर रहा था, लग रहा था कि कंपनी से ही आया हुआ है, बट ये कंपनी से नहीं आया, अलग से आया है। एक मैंने इसके अंदर ये नया स्टीयरिंग कवर डाला है, ये स्पार्को व्हील्स का एक सेट था, वहाँ से मंगवाया मैंने स्टीयरिंग कवर। एंड इसका जो स्टीयरिंग है यार काफ़ी हैवी है, पूरी आपको मतलब फील आती है कि आपने कुछ हैवी चीज़ पकड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि एकदम आपके हाथ से ना मतलब हिल रहा है या ऐसा कुछ, तो काफ़ी हैवी फीडबैक है इसका। ये वो एंड्रॉयड स्क्रीन है जो मैं बता रहा था आपको। सो इसको ज़रा मैं आपको चला के दिखाऊं तो एक बारी मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट करता हूँ। एंड स्पेस की बात करें, कप होल्डर्स काफ़ी स्पेस था यहाँ पे, 2 बॉटल्स रखने का या कुछ भी रखने का, अंदर इधर उधर साइड में स्पेस की कोई कमी नहीं है इसमें। ये चीज़ काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। तो ये है आपका, पुराने गाड़ियों में आया करते थे ये सिगरेट लाइटर है, अब तो आने बंद हो गए हैं। सो इसको अगर आप पुश करो इस तरह से तो आप थोड़ी देर में नोटिस करना ये बाहर निकल के आएगा। सो सी ओल्ड स्कूल स्टफ। तो 2 यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाते हैं। एंड जो एक और इसकी सबसे यूनिक चीज़ थी जो मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखा, ये जो आप देख रहे हो ये हैंडल सा बना हुआ है, जैसे हिंदी में एक सोटा बोलते हैं हम, हाथ में पकड़ने का। इसको पकड़ के खींचो तो ऊपर ये हैंड ब्रेक है एक्चुअली में, और इसका तो पॉलिथीन भी नहीं उतारा आज तक। वाह, ये तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक में हैंड ब्रेक की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि इसके अंदर पी में पार्क कर दो तो हैंड ब्रेक की कोई रिक्वायरमेंट एज सच होती नहीं। तो बट इसका हैंड ब्रेक यहाँ से लगता था, इसको ऐसे ऊपर खींचो एंड हैंड ब्रेक लग जाता था, जो कि काफ़ी यूनिक फीचर था, किसी और गाड़ी में ये फीचर नहीं आता था। अब आ जाते हैं एंड्रॉयड स्क्रीन पर। ये आप कहीं से भी लगवा सकते हो, आजकल काफ़ी कॉमन है, तो उसमें यूट्यूब वगैरह सब चल जाता है। एंड गाड़ी में जो स्पीकर थे वो कंपनी फिटेड ही हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कैनवुड का 6 CD चेंजर आता था, वो भी टच स्क्रीन था। एंड ओवरऑल जो आवाज़ है, बेस है कार में, वो बहुत अच्छा है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जो इस गाड़ी की यार भाइयों फील है ना, वो फील ही ये है कि इसके अंदर 3-4 अपने यार भाई बैठे हैं साथ में और घूम रहे हैं गाड़ी में, गेड़ी मार रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। उस चीज़ का जो इसमें मज़ा है ना, आराम आराम से चलाओ इसे, क्योंकि इस कार के अंदर जितना आप तेज़ चलोगे, मैं तेज़ से भी एक और चीज़ मेरे को याद आ गई, वो भी मैं बता देता हूँ। तो ज़रा ध्यान दो, यहाँ इसका स्पीडोमीटर है 180 का, ये गाड़ी पूरी 180 जाती है भाई, और ये मैंने टेस्ट करी हुई है GPS की स्पीड के साथ भी, और इसका जो RPM है स्टिल बच जाता है थोड़ा। तो बेसिकली ये 180 से ऊपर जाने की कैपेबल है थोड़ी, अगर आप और इसके साथ ट्यूनिंग कर सको, RPM इसका बच जाता है। मैंने ये पूरी 180 तक पहुंचाई हुई है विद टेस्टेड नेविगेशन स्पीडोमीटर प्रूफ के साथ कि भाई गई है एक्चुअल में से, स्पीडोमीटर रीडिंग नहीं है। तो 180 तो ये बिल्कुल जाती जाती थी, बट इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई इस स्पीड पे चलाने के लिए, बिकॉज भाई जैसे मैं बताया ये है हाथी, 80 के बाद अगर इसके आगे कुछ आ गया ना तो ये नहीं रुकेगी, क्योंकि भाई इसके अंदर डिस्क सिर्फ 2 ही हैं, पीछे ड्रम में, आगे 2 डिस्क हैं। एंड ब्रेकिंग इसकी बहुत बेकार है, उस जितनी बड़ी ये गाड़ी है, जिस साइज़ की गाड़ी है उस हिसाब से इसके ब्रेक्स बहुत बेकार हैं। तो ये 80 से ऊपर और 100 से ऊपर अगर आप एकदम खड़े ब्रेक मारने पड़ गए तो ये उसके अंदर से ही निकलेगी भाई, जो भी चीज़ आगे होगी तो रुकेगी नहीं ऑन द स्पॉट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये कुछ वो ऑनेस्ट बातें हैं, वो ही बता सकता है जिसने गाड़ी रखी हो या चलाई हो। एंड इसकी जो सीटिंग है, बेस्ट पोजीशन है सीटिंग की वो है आगे की 2 सीट, जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। पीछे वाली में थोड़ा बंदा ऊपर बैठता है, वो मुझे पसंद नहीं, और लास्ट वाली में तो भाई बैठना भी मत, और ना मैं बैठता आज तक। तो आगे की 2 सीट भाई बेस्ट है इसमें, अगर बढ़िया कंफर्टेबल राइड चाहिए लॉन्ग राइड के लिए। उसके अलावा मुझे कोई सीट समझ नहीं आती इसमें बैठने की। सो ये था आपका सिटिंग का। बाकी स्पेस बहुत है, लेग रूम बहुत है, बट ये मेरी पर्सनल वो फीडबैक है जो मैंने इतने साल इसमें मैंने ट्रैवल किया, बैठा, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ सारी बातें। सो थोड़ा चलते हैं हम आगे एंड कुछ बातें करते हैं, और कुछ जो मुझे याद आएगा जैसे आएगा मैं बताता जाऊंगा।
तो भाई इस गाड़ी का जो असली मजा है वो है इसका रोड प्रेजेंस। ये मैं इसलिए बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जब इसको लेके तुम निकलते हो ना यार, और तुम बेशक सड़क के बीच में चल रहे हो, क्योंकि इंडिया में कल्चर स्पेशली हरियाणा में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे अपनी साइड पे कोई नहीं चलता, सब लोग दूसरे की लेन में चलते हैं। एंड वो बड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है एंड वो थोड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि जब वो आगे से आदमी आता है रॉन्ग साइड से तो तुम्हें बार बार यही डर रहता है कि यार मतलब क्या सिस्टम क्या है ये। एंड जो एक और बात मुझे इसकी बड़ी पसंद है, इसका जैसे आप देख सकते हो ड्राइविंग के टाइम पे भी आपको आगे पूरा बोनट दिखाई देता है। ये इसकी वजह से गाड़ी को टाइट प्लेसेस में घुसाने में या काटने में आसानी रहती है, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि आगे गाड़ी की लेंथ कितनी है। मेरे को कभी ऐसी इसमें फीलिंग नहीं आई कि मुझे दिक्कत हो रही है इसे मोड़ने में कहीं। हाँ, भीड़ी जगहों में प्रॉब्लम हो सकती है, बट रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें आता है, कंपनी फिटेड पहले से आता था, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। जो वो वाली मैं बात बता रहा था आपको, फॉर एग्जांपल ये सिंगल लेन रास्ता है मेरे यहाँ पर, एंड यहाँ पे ट्रैफिक इस तरह का है कि अपनी लेन छोड़ के लोग बीच में चलाते हैं। वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। एंड इंडिया में ये दिक्कत है, मैंने बहुत नोटिस करी ये चीज़। इंडिया में लोग ऐसे ही चलाते हैं, अपनी लेन में कोई नहीं चलाता, लेफ्ट वाले के अंदर घुसा देते हैं या सेंटर में चला देते हैं। बट अगर मैं ये गाड़ी में निकलता हूँ और अगर मैं फॉर एग्जांपल बीच में चलाता हूँ तो आगे से आने वाली गाड़ी ना अपने आप रास्ता साइड में दे देती है मेरे को। ये मैंने बहुत सालों से एक्सपीरियंस किया है। और वही अगर मैं किसी और गाड़ी में होता या छोटी गाड़ी में होता तो कोई मुझे साइड नहीं देता, जो कि बहुत ही गंदा फील होता है, क्योंकि नीची गाड़ी को ट्रैफिक दबा देता है। दैट्स हाउ इंडिया का ट्रैफिक इज, जो रियलिटी है। अब मैं झूठ में तो मैं बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ, बट जो मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, उस तरह की मैं वीडियोस बनाता भी नहीं, बिल्कुल रियल रॉ अपना कंटेंट रहता है। एंड एक ये मैंने भी इसके अंदर एक ये शोल्डर पैड आया था स्टीयरिंग कवर के साथ ही स्पार्को का, सो ये भी एक इसमें एडिशन किया हुआ है। एंड सूरज देवता भी निकल चुके हैं, सनराइज हो चुका है। तुम्हारे लिए सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ मैं। एंड इसका लेफ्ट में अगर आपको एंटीना दिखेगा तो काफ़ी बढ़िया लगता है, ये हिलता हुआ थोड़ी स्पीड पर, मेरे को बहुत पसंद है ये। तो थोड़ा इसका आपको पावर दिखाता हूँ मैं, कि अगर आज भी 10 साल पुरानी गाड़ी मैं थोड़ी खींचता हूँ तो किस तरह से ये रिस्पॉन्स करती है। अभी ये 30 की स्पीड पे है, तो थोड़ा मैं इसको भगा के दिखाता हूँ। सो 1 2 एंड 3। आपको टर्बो की आवाज़ पता नहीं कैमरा में आ रही नहीं होगी, बट ये कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। एंड 100 पे तो ऐसे चली जाती है, पता ही नहीं चलता। बहुत अमेजिंग पिकअप है इसका, इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से जो पिकअप है बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने इसका पंजा दबाया वो पूरा और मैं ऐसे पीछे चिपक ना गया हूँ। सीट पे तुम बंदा पीछे चिपक जाता है आज भी, और उसकी जो फील है वो अलग ही, एक अलग तरह का एड्रेनलिन रश फील होता है तुम्हें। जैसे भी तुम जैसे पंजा दबाते हो, तुम पीछे एक बार एक चेहरे पे ना अलग ही मुस्कान आ जाती है। और जो उसकी टर्बो की जो साउंड है ना, विसल पीछे से जो आती है, वो बहुत ही अमेजिंग है। तो भाई ये तो बात होगी इसकी पावर की एंड परफॉर्मेंस की। अब उसी से आ जाते हैं इसकी एवरेज पे कि भाई कितना देती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला सवाल इंडिया में यही होता है गाड़ियों का, बाइक का, कि कितना एवरेज इसका होता है। तो इसका एवरेज ऑटोमेटिक वाला 3 लीटर वेरिएंट है ये 4x4। सो प्यार से चलाओगे तो भाई 8 का दे देगी, 8 का 10 का मुझे नहीं लगता देगी, शायद 8-9 का दे देगी अगर प्यार से चला रहे हो, तमीज़ से। जिस तरह से हम चलाते हैं और जिस तरह से मैं चलाता हूँ गाड़ी को, मेरे को मिलता था इसका 4 का एवरेज, 4 से 5 मैक्सिमम। क्योंकि मैंने 1 साल कॉलेज टाइम में भी रखी है अपने, जब मैं लॉ कर रहा था। एंड भाई तेल के मामले में तो ये रुला देती थी। 500 का तो भाई इसमें समझ ही नहीं आता था कहाँ गया, कहाँ सूंघ के फेंक दिया इसने।
तो एवरेज तो भाई कुछ इस तरह है इसकी। एंड बट यार फिर से मैं वही बोलूँगा, इतनी चीज़ें मैंने डेप्थ में आपको बताई इस गाड़ी की, बट आज भी अगर आप मेरे से पूछो कि डू आई फील लाइक सेलिंग दिस कार, तो मैं ना ही बोलूँगा, बिकॉज ये वन ऑफ इट्स काइंड है। आजकल ऐसी गाड़ियाँ बननी बंद हो गई है भाइयों, क्योंकि उनकी एक तो अब शेप नोटिस करना, नई जो कार्स आ रही हैं सबके बॉक्सी डिज़ाइन कर दिए हैं। बॉक्सी भी नहीं बोलूँगा मैं, कर्व बोलूँगा। सब गाड़ियाँ कर्व्स में बन रही हैं। ये जो पहले वाली गाड़ियाँ आती थी इनकी स्ट्रेट लाइंस होती थी, इसको बॉक्सी शेप बोलते हैं, बॉक्सी डिज़ाइन। अब हर गाड़ी को ना लोग कर्व देने लग गए कंपनी वाले, और मुझे नहीं पता क्यों दे रहे हैं, उसकी सारी लुक ख़राब कर दी हैं, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, एंडेवर हो। मतलब जो नए वाले मॉडल है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए वो, और मुझे देखने में तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। पहले की जो गाड़ियाँ होती थी उनकी जो शेप थी इतनी मैस्कुलर होती थी, इतनी एकदम मर्दों वाली शेप बोलते हैं ना जिसको, वो शेप है इन गाड़ियों की। अब जो नई आ रही हैं उनके अंदर मुझे तो समझ ही नहीं आता उन्होंने उसके डिज़ाइन के साथ क्या छेड़छाड़ कर दी है। इतनी सुंदर गाड़ी को तुम पता नहीं क्या बना रहे हो, बट मे बी अब ऐसी डिमांड होगी तो ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट गाइज। ये काफ़ी होना चाहिए समझाने के लिए कि किस तरह का एक्सपीरियंस है ओल्ड एंडेवर का। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ एंड हैव अ नाइस लाइफ।